तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 9 से मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। लेखक है धर्मवीर भारती। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। आपका जन्म 25 दिसंबर 1926 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था और आपकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में हुई थी। आपके पिता का नाम चिरंजीव लाल शर्मा एवं माताजी का नाम श्रीमती चंदा देवी था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने ही इलाहाबाद में प्राप्त की थी। तत्पश्चात वे इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में ही एक अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। एमए हिंदी से एवं पीएचडी तक इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, सूरत का सातवां घोड़ा एवं अंधा युग, इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री एवं संगीत नाटक अकादमी एवं राजेंद्र प्रसाद सम्मान एवं भारत भारती सम्मान से इन्हें नवाजा गया था। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। लेखक है धर्मवीर भारती। जुलाई 1979। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन जबरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक। जुलाई 1989। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन जबरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक। एक तो ऐसा कि नब्ज अर्थात नस बंद, सांस बंद एवं धड़कन बंद हो गई थी। डॉक्टरों ने तो उन्हें मृत घोषित कर दिया था कि अब तो प्राण रहे नहीं। पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक्स अर्थात करंट दिए। भयानक प्रयोग था यह, लेकिन वे बोले कि यदि मृत शरीर मात्र है अर्थात सिर्फ मरा हुआ शरीर मात्र है तो दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन हाँ, यदि कहीं जरा से भी कहीं एक कण प्राण भी शेष रह गए होंगे तो हार्ट रिवाइज कर सकता है अर्थात रिकवरी आ सकती है। प्राण तो लौटे अर्थात डॉक्टर बोर्जेस का जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल जरूर हुआ, तो इसलिए प्राण तो लौटे, पर इसका प्रयोग से 60% में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, अर्थात इनका जो हार्ट था वह डैमेज हो गया। केवल 40% बचा जो कार्यरत था। उसमें भी 3 अवरोध अर्थात ब्लॉकेज थे। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा अर्थात ओपन हार्ट सर्जरी तो करनी ही होगी, लेकिन जो सर्जन थे वे हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद न रिवाइज हुआ तो तय यह हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करेंगे। बहरहाल अर्थात फिलहाल ऐसे अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरों में रखा जाए, अर्थात जहाँ ये अपनी पुस्तकें रखा करते थे उस कमरे में वे शांति से पड़ा रहना चाहते थे। वहीं लेटा दिया गया मुझे। चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े पड़े 2 ही चीजें देखता रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झालदार पत्ते और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, ठीक वैसे ही लगता है कि मेरे प्राण अर्थात लेखक के प्राण इस शरीर में तो निकल ही चुके हैं, लेकिन वे प्राण इन हजारों पुस्तकों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई है। अर्थात कम से कम धीरे धीरे करते करते इन्होंने 40-50 साल में इतनी सारी पुस्तकें मीन्स हजारों पुस्तकें इकट्ठा कर ली थी। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जागा। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था।
मेरे पिताजी आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड पर जब बन रही थी तब बहुत कमाया उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर अर्थात उनके कहने पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की आदत लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक विचारों से सुसज्जित। वे तत्कालीन अर्थात उस समय के पाखंडों के विरुद्ध अधम्य अर्थात जिसे दबाया न जा सके ऐसे साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देख मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन में बहुत रोमांचित करता। जब इस सब से थक जाता तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता, अर्थात जो पुस्तकें पढ़ चुके थे उन पुस्तकों को वह फिर से पढ़ते थे। माँ जो थी वह स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर जी रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया। अब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर ही कर चुका था। तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जीतोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे अंक आए और 5वें में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। चूंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ वेल होती है, कहाँ शार्क होती है। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्य से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और
मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट मीन्स पीएचडी हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन मीन्स पढ़ाना शुरू किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बंबई आया, संपादन किया, उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठा करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो है ही, लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी। वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियां, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियां। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी यह तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था, पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत अर्थात मर चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा मीन्स उसकी फीस चुकाने का पैसा न था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकालकर पढ़ता रहता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे हैं। मुझे उन अनुदित अर्थात ट्रांसलेट किए हुए उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से टॉल्स्टॉय की अन्ना करेनिया, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, गोर्गी की मदर, अलेक्जेंडर कुरपिन का गाड़ी वालों का कटरा और सबसे मनोरंजक सर्वारिच का विचित्र वीर। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लाता, या काश इन किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था, अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहायक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ से मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड अर्थात पुरानी खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए लेकिन जो गरीब छात्र है खरीद लेते। इसी तरह काम चलता था। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसे से कैसे खरीदी यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपए बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगाता था, फिल्म लगी थी। न्यू थिएटर वाला मीन्स नया थिएटर था, बहुत चर्चा थी उसकी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख वे दिन अब बीतत नाही। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था।